देखो बालकों, आज का अपना बिंदु है कार्यपालिका। आपने पहले व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ लिया है। व्यवस्थापिका हमारी सरकार का प्रथम अंग है, कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग है, यानी शासन के दूसरे अंग को कार्यपालिका कहा जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात की व्यवस्था की गई है। और संविधान के अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार हमारे देश की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और इन शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 53 में आगे क्या कहा गया है कि इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। अतः हमारी जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। एक तो राष्ट्रपति होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व भारत का महान्यायवादी। ये सभी जो आपके हमारी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। यहाँ पर देखो, आपके राष्ट्रपति होता है, वो भारतीय संविधान में कार्यपालिका का जो नाममात्र की कार्यपालिका होती है वो नाममात्र की कार्यपालिका कराता है। और कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, औपचारिक नहीं उपचार मात्र, यानी कि उसके पास में जो शक्तियां हैं वास्तव में इन शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति नहीं करता है, केवल वो शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से है। इस कारण ही, इसके नाम से शक्तियां होने के कारण ही जो है राष्ट्रपति को नाममात्र की कार्यपालिका भी कहा जाता है। दूसरी ओर आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये हमारी वास्तविक कार्यपालिका है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनका वास्तव में प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, इसलिए ये हमारी कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान है। तो राष्ट्रपति तो औपचारिक कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान है। अगर राष्ट्रपति के बारे में आगे देखें तो ये कार्यपालिका का प्रधान कहलाता है या इसे कार्यपालिका प्रधान कहा जाता है। यह भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान भी होता है, वैधानिक यानी विधि के अनुसार, यानी कि संविधान में कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति को माना गया है, इसलिए कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति होता है। हमारे भारत के राष्ट्रपति की अगर हम स्थिति की बात करें, शक्तियों के उपयोग में या शक्तियों के आधार पर अगर उसकी स्थिति की बात करें, तो भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश राष्ट्र सम्राट जो है, ब्रिटेन का जो राजा है, उसके समान है। अब बात आती है आपके राष्ट्रपति की निर्वाचन के लिए योग्यताओं की। तो देखो, राष्ट्रपति के पद की जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं आपके लोकसभा सदस्य के लिए जो योग्यताएं हैं लगभग उन्हीं के समान है। थोड़ा सा आयु का अंतर है, आपकी आयु सीमा का अंतर है। तो यहाँ राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। आपके राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाला जो व्यक्ति है उसमें निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। निम्नलिखित कौन कौन सी? जैसे लोकसभा के सदस्य के लिए मैंने बताया था सबसे पहले कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, यहाँ पर आयु जो है आपके लोकसभा के लिए मैंने 25 वर्ष से अधिक बताई थी, या 25 वर्ष या उससे अधिक, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक। तो राष्ट्रपति के लिए जो आपके 5 वर्ष और अधिक हो जाएगी 30 से, तो यहाँ पर 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अर्थात तो 35 वर्ष का या उससे अधिक आयु का होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। तीसरी उसके लिए योग्यता है कि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। चौथी वो योग्यता है कि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल एवं दिवालिया, पागल एवं दिवालिया यहाँ पर छूट गया ये, तो ये पागल और दिवालिया दोनों आएगा, पागल एवं दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। वह संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। अगर वह संसद का सदस्य है तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने से पहले उसे संसद के सदस्य से सदस्यता त्यागनी होती है, या विधानमंडल का सदस्य है तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने से पहले उसको सदस्यता त्यागनी होती है। इस प्रकार वो जो है आपके संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। अब आता है आपके राष्ट्रपति पद का निर्वाचन। राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए या निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो देखो, आपके राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है, अर्थात
जो जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करती, बल्कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है जनता द्वारा चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं उन प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इस कारण ये पद्धति आपके अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति है। इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति में एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, जिसमें आपके यहां पर नहीं दे रखा है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के आधार पर होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अभी बताया था मैंने आपको अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। मैंने कहा था अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसलिए इसका निर्वाचन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है और उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य सम्मिलित होते हैं? तो देखो, निर्वाचक मंडल में आपके संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधान मंडलों तथा हमारी संघीय क्षेत्र यानी संघ शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। ये सभी सदस्य मिलकर के आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं या राष्ट्रपति को मत देते हैं। कौन कौन? संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, और हमारे राज्यों की विधानसभाएं। इसके साथ ही जो संघीय क्षेत्र है जिनमें विधानसभाओं का गठन किया हुआ है उन क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये मत जो आपके राष्ट्रपति के मत जो डाले जाते हैं वो गुप्त मतदान पत्र द्वारा किया जाता है। नहीं, मतदान आपके गुप्त रूप से होता है और गुप्त पद्धति से मतदान होता है और सफलता प्राप्त यानी जो राष्ट्रपति पद पर विजयी उम्मीदवार होता है उस उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम संख्या में मत प्राप्त करने होते हैं। कम से कम कितने मत प्राप्त होने चाहिए, इसके लिए जो आपके एक सूत्र का उपयोग करके न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जाता है और न्यूनतम कोटा निर्धारित करने का सूत्र आपके ये नीचे दिया गया है। ये सूत्र है, इसके अनुसार देखो आपके कुल दिए गए यानी कि दिए गए मत वैध मतों की संख्या, वैध का मतलब होता है जो मत आपके रिजेक्ट नहीं हुआ है, अर्थात ऐसा मत जो जिससे अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति को दिया गया है, ऐसे मत को अवैध कहते हैं, वो अवैध मत कहते हैं, रिजेक्ट मत कहते हैं। और ऐसे मत जिन मतों से स्पष्ट हो जाता है कि ये मत अमुक व्यक्ति को दिया गया है तो उनको वैध कहते हैं। तो कुल आपके दिए गए वैध मतों की संख्या, इसमें जो आपके निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या का भाग, सदस्य संख्या में एक जोड़ करके निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या में एक जोड़ के भाग दिया जाता है और भागफल में एक जोड़ा जाता है। अर्थात जैसे भारत है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार को या सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त करने हैं, इसके लिए देखो आपके दिए गए जो वैध मत है उनमें 2 का भाग दिया जाता है। क्यों? हमारे यहाँ पर निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 1 है, राष्ट्रपति पद पर एक ही उम्मीदवार निर्वाचित होता है, प्लस 1 तो 2 का भाग देंगे अपने, और जो भागफल आएगा तो 2 का भाग देते हैं किसी भी संख्या में तो उस संख्या के आधे अंक जो है आपके परिणाम में आते हैं, यानी 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आएंगे। तो इस प्रकार आधे अंक आते हैं, उनमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि कुल जो मत प्राप्त हुए उनसे आधे से 1 अधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है। अब आगे आपके कि राष्ट्रपति की पदच्युति की पद्धति क्या है, यानी उसे पद से किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है, पद से किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो विधि है उसको महाभियोग कहा जाता है। और भारत के राष्ट्रपति का जो वैसे कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है ना। लेकिन हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान का अनुसरण नहीं करता है, संविधान के विपरीत कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में संसद जो है आपके राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति रखती है। तो संविधान द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर पद से हटाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है।
और संसद जो आपके जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाती है उस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है। तो संसद ही जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उसे पदच्युत कर सकती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में भी प्रस्तावित किया जा सकता है और राज्यसभा में भी प्रस्तावित किया जा सकता है। ये महाभियोग का प्रस्ताव जिस सदन में रखा जाता है उस सदन में रखे जाने से पूर्व उस प्रस्ताव पर सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। अगर जो आपके ये प्रस्ताव राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या आपके 245 है, तो 245 का भाग 4, 245 में भाग 4 देंगे और भाग 4 भाग देने पर आपके 4 का भाग 6, 62 हो गए आपके, लगभग 62 सदस्यों के 1/4 सदस्यों के जो है आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी वो प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। और ऐसे प्रस्ताव को जिस दिन सदन में रखा जाता है उस सदन में उस तिथि के 14 दिन बाद, जिस तिथि को प्रस्ताव सदन में रखा जाता है उस तिथि के 14 दिन बाद में जो है उसके ऊपर क्या की जाती है, आपके चर्चा की जाती है। उससे पहले उस पर चर्चा नहीं होती। इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने की तिथि से 14 दिन का समय राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए दिया जाता है। 14 दिन पहले उसे क्या कर दिया जाता है, जिस दिन सदन में चर्चा होती है उसके 14 दिन पहले उसे सूचित कर दिया जाता है। इसके बाद में देखिए आपके इस जो आपके महाभियोग पर विचार किया जाएगा 14 दिन बाद में, और यदि प्रथम सदन जो आपके महाभियोग का जो प्रस्ताव है उसको सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत, 2/3 का मतलब हो गया 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देता है, स्वीकृत कर लेता है या पारित कर लेता है, पारित कर देना या स्वीकृत कर लेना एक ही बात है, तो स्वीकृत कर देता है या स्वीकृत वो प्रस्ताव हो जाता है तो उसे फिर द्वितीय सदन में भेजा जाता है। द्वितीय सदन क्या करता है, आपके द्वितीय सदन का कार्य राष्ट्रपति पर महाभियोग के माध्यम से जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच करता है, और जांच करने में अगर द्वितीय सदन ये पाता है कि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सत्य है और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव द्वितीय सदन में भी पारित हो जाता है, तो जिस तिथि को वो प्रस्ताव जो है सदन में पारित होता है उस तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत मान लिया जाता है या राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाता है। ये थी आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसको पद से हटाने की विधि या तरीका।